बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज सबसे पहले ट्राई सीरीज़ पर नज़र डालेंगे। पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम से है। पहले हम अफगानिस्तान से तो हार चुके हैं। पहले दोनों मैचेस जो थे वो हम जीते थे, जिसमें पहला मैच अफगानिस्तान को शिकस्त दी, फिर यूएई से जीते, फिर अफगानिस्तान से हार गए। आई डोंट वांट कि अब वही वाला एक मोमेंटम जो है चलता रहे कि दो जीते दो हारे, लेकिन मोर और लेस आज का मैच जो है वो तो आपको कैटेगोरिकली जीतना चाहिए। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान टीम की बात करें, हमने पिछले मैच को भी थोड़ा सा एनालाइज किया था। मैं फिर यही कहूँगा कि ज़रा गेम्स जीतना ज़रूरी नहीं है, ज़रा डोमिनेट करना शुरू करें। आप कंप्लीटली ऐसे ना लगे कि जी आप ऐसी टीम्स के साथ भी आखिर में जाकर मैच जीत रहे हैं जिनके और आपके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए। तो इस बारे में ज़रूर वाज़ेह गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे मज़ीद कुछ क्रिकेट की बात करनी है। रैंकिंग्स आ चुकी हैं, अगर T20 की कुछ नई रैंकिंग्स देखें और अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का उसमें इम्पैक्ट देखें तो वो बड़ा कम ही नज़र आता है। लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एक बार फिर उनकी रैंकिंग स्लम्प करती गई हैं और ऑब्वियसली करेंगी भी, क्योंकि अब T20 उनका फॉर्मेट फ़िलहाल तो नहीं है। तो आई थिंक रैंकिंग्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक, आज मैं ये ज़रूर हमारे नाजरीन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि रैंकिंग्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो आप करंटली क्रिकेट खेल रहे होते हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको वो इम्पैक्ट इस तरह नज़र आता है। लेकिन सिकंदर रजा, उनको मुबारकबाद देनी होगी, वो नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं और उनको क्रेडिट जाता है। पिछले अगर मैं 3 से 4 साल का मवाजना करूँ तो सबसे बड़े इम्पैक्ट T20 प्लेयर पूरी दुनिया में सिकंदर रजा नजर आए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के माबैन वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ की, जहाँ पर 3 मैचों की सीरीज़ में पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को पूरे तरीके से दीवार से लगाया, वन साइडेड तरीके से मैच को अपने नाम किया। ऑल्दो वो कुछ विकेट्स एंड में गिर गई तो लगा ऐसे ही, लेकिन वो लगता मैं ज़ाती तौर पे चाहता था कि वो 10 विकेटों से मैच जीतें, लेकिन बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही। अब जो साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं, कमेंटेटर हैं, उनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत आड़े हाथों ले रहे हैं इंग्लिश टीम को। उन्होंने बहुत ही गम और गुस्से का इजहार किया है, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो यही कहते हैं कि इंग्लैंड अब तक ये समझ ही नहीं पाया कि 50 ओवर्स क्रिकेट जो है वो एब्जॉर्ब करने का नाम है, और हम जैसे क्रिकेटर्स तो T20 में भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आई थिंक 50 ओवर्स क्रिकेट में तो आपको और भी ज़्यादा सोचना चाहिए। उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कुछ प्लेयर्स को, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले टेस्ट सीरीज़ खेली, उसके बाद वो लीग खेले, वो फिर यहाँ पर आ गए। तो चलें, ओवर क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसे कुछ प्लेयर्स जिनका इतना बर्डन नहीं था, उनको कम अज़ कम 50 ओवर क्रिकेट या 40 ओवर क्रिकेट जाकर काउंटी में खेलनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं खेली, और सीधा 100 से प्लेयर्स जो हैं वो आकर नेशनल ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहे थे। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हम हमेशा पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि हम वनडे फॉर्मेट के लिए सूटेड नहीं होते, तो पूरी दुनिया में ये मसाइल आपको नजर आएंगे। खास तौर पर इंग्लैंड में बहुत अरसे से हमें ये मसाइल नजर आ रहे हैं, और मैं फिर ये कहूँगा जनूबी अफ्रीका को क्रेडिट जाता है कि वो मैच जीते हैं, लेकिन कोई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम जो है वो इतने चीप टोटल के ऊपर आउट हो गई, और शॉट सिलेक्शन एब्सोल्युटली हॉरेबल। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करनी है। तो इसके बाद फुटबॉल की आपको अपडेट देनी है। पाकिस्तान की जो अंडर 23 टीम है उसको एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा इराक की टीम से। पाकिस्तान सिर्फ एक ही गोल कर पाया, और जब आप 7 से 8 गोल कंसीड कर देते हैं तो डेफिनेटली समथिंग इज़ रॉन्ग। आई अंडरस्टैंड इराक ज़रा टैक्टिकली बेहतर था, लेकिन मेरे लिए बहुत मायूसी है। हम हमेशा कहते हैं हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आप अगर एफर्ट अगर आपको नज़र आ जाए, मैच अगर आप 2-1 से हार रहे हैं, 3-1 से, जब इतना वाज़े फ़र्क आ जाता है तो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपकी सिलेक्शन और आपकी जो मैनेजमेंट है जो गेम के अंदर है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर उठता है। तो इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी? अल्लाह के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल भी ठीक, बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। खैर है? खुश नहीं, कल के रिजल्ट के बाद आप बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा, मुझे लगा शायद आप ये कहेंगे कि आज हमारा मुकाबला आपके साथ है, तो शायद मुझे लगा इससे वैसे है यार, हमारा मुकाबला आज तो आपके आप साथ आइडेंटिफाई है, कर तो सकते बच के रहना। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में तजियाकार आए हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप इनका करियर देखें तो एक शानदार ओपनिंग बैटर हैं और बड़े ही मेरे ख्याल से एग्रेसिव स्टाइल में खेलते हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी करते हैं जब मैं उनके साथ दूसरे एंड पर मौजूद हूँ। जहांगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जहांगीर भाई? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच, हमें ज्वाइन करें। मोई शाह साहब, आज अवैस की टीम से हमारा मुकाबला जो है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। अवैस तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। पिछले मैच में भी मैं यही अंदाजा लगा रहा था, मैंने आपसे भी बात की थी कि अगर हमने 170-80 किया होता तो मैच हार जाते, तो वही हमने अफगानिस्तान के खिलाफ देख लिया, लेकिन 200 कर गए, शायद इसलिए बच गई हुई के। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि फुटबॉल की टीम है नहीं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट है मेरे पास, क्योंकि हम जिस अवैस को जानते हैं तो फुटबॉल का मैनेजर था जी। बिल्कुल। और हमें बताएंगे कि उन्होंने कितने गोल खाए और अब कितने गोल हो रहे हैं, ये सारा इस पर डिस्कशन होनी चाहिए।
बात यह है जी कि पाकिस्तान मेरा तो ख्याल था कि आउटराइटली फेवरेट है इस ट्राई सीरीज़ के लिए। वजह इसकी ये है कि जो थोड़े बहुत हमारे वीक पॉइंट्स थे वो हमने प्लग इन किए, बड़ी अच्छी टीम इस्टेब्लिश की, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग जो है बड़ी हार्ड की हमने, और ऐसा लगता था फिर पहले 2 मैच हमने देखे कि पाकिस्तान बड़ी आराम से ये सीरीज़ जीत जाएगा और इस तरह ही मुकाबला करेगा जिस तरह पहले मैच में अफगानिस्तान को उन्होंने पिन डाउन किया, अंडर प्रेशर रखा, मैच जीता, तो दूसरे में भी इस तरह। लेकिन वो आपको पता है कि जब पाकिस्तान की इस तरह की बारी खेलते हैं फिर साथ ही कंप्लेसेंसी आ जाती है, फिर साथ ही वो 1-2 विकेटें गिरती हैं तो अंडर प्रेशर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आ जाती है, जो कि एक बहुत पुराना एक हमारा वीक एंड चल रहा है, वीक पॉइंट चल रहा है, उसको ओवरकम अभी तक नहीं किया गया। देखें कल भी थोड़ी सी बात हो रही थी, मैंने कहा जब भी खासकर आपकी विकेटें गिरनी शुरू करें बेस्ट वे फॉरवर्ड होता है कि कोई 4-5 ओवर आप जरा स्लो हो जाए, पार्टनरशिप्स की बात पार्टनरशिप डेवलप करें, स्लो हो जाएं, चौका नहीं भी लग रहा, बाउंड्री नहीं लग रही, छक्का नहीं लग रहा, लूज बॉल नहीं मिला, एक तो आपके पास है ना, वो तो आप करें ना, कम से कम 6 रन 7 रन आप पर ओवर आप बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं सिंगल से ही। तो उस तरह की कोई गेम प्लान होनी चाहिए, वो अगर आप चेंज कर देते हैं तो वो फिर आखिरी 8-10 ओवर में आपको 70 रन भी, अगर अराउंड 8 ओवर में आपको 75-80 तक भी आपको स्कोर करना होता है तो वो विकेट से नहीं तो आप कर लेते हो। तो वो जरा प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में। तो मैं नहीं समझता आज यूएई के साथ हमारा मैच है तो इजी रहेगा, थोड़ा बहुत शायद वो हम अब मुझे नहीं पता कि इनका माइंड सेट क्या है जी कि चेस करेंगे टॉस जीत के, क्योंकि चेस करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, या सेम टीम के साथ जाते हैं, या सेम टीम के साथ जाते हैं, जाना सेम टीम के साथ चाहिए क्योंकि इसी टीम ने जाके फाइनल खेल रहे हैं, फिर बीच में एक ब्रेक है, एक दिन का आराम है, तो इसलिए कोई ऐसी बात है नहीं है। तो आपकी बेस्ट टीम आज भी फील्ड करनी चाहिए क्योंकि इसी बेस्ट टीम ने आपके जाके फाइनल भी खेलना है। तो वो जो क्या है कि जी आपने चेस करना है या टारगेट सेट करना है, आज वो एक मेरा ख्याल है इनके लिए एक डिफिकल्ट डिसीजन होगा क्योंकि चेस करते हुए हमने प्रॉब्लम फील की। तो चले यूएई की कंपैरेटिवली इजी टीम है तो उसके खिलाफ हम चेस मैं भी यही चाहूंगा कि चेस करें। मैं भी फील कर रहा हूं कि चेस करेंगे, आपको फाइनल में भी चेस करना पड़े ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह हमने प्लानिंग करनी है, किस तरह ओवर टू ओवर जाना है, कितने ओवर में क्या करना है और किस तरह हमने उसको सेटअप करना है। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम का जी टोटली डिपेंड करते हैं अपने स्पिनर्स पे। देखिए उनका अगर बहुत बड़ा और प्लस पॉइंट है और स्ट्रांग पॉइंट है उनके स्पिनर्स हैं, और अब स्पिनर भी एक नहीं है, आप देखें स्पिनर भी उनके तकरीबन 5-6 उनके स्पिनर हैं जो दे आर इक्वली गुड। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि हमारे खिलाफ जो बॉलिंग नहीं भी करता वो भी केगो में स्पिन बॉलिंग करा देता वो हूं इक्वली गुड। कि मैं आउट कर लूंगा। मैं समझो शरीफुल देखें, अभी एक नए जो आए हैं उनको देखें, फिर गजनफर को देखें वो भी अच्छे हैं, फिर नूर को देखें वो भी अच्छे हैं, मुजीब और राशिद तो है ही हैं और साथ नबी का भी है, ये बड़ा कम्बिनेशन है। और मुझे अफगानिस्तान का फिर साथ ये भी लगता है कि ऐसी कोई पिच अगर देखें, जिस तरह ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो अबू धाबी की पिच है उसमें इतना टर्न नहीं होता, वो तकरीबन सीधा खेलती है, तो वहां फिर अगर स्पिनर के साथ तो चल के क्या करेंगे। बिल्कुल, एशिया कप का इम्पैक्ट डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि अगर आप इसी अफगानिस्तान टीम का मुवाजना करें, आपको मैक्सवेल वाला मैच याद होगा जहां पर वो उतना टर्न जब बंद हो गया तो जिस तरीके से मैक्सवेल ने इनिंग्स खेल दी और वो मैच वर्ल्ड कप का ले गए थे, तो आई थिंक वो हमें जरा बेहतर आइडिया दे सकता है। आप अपनी टीम के बारे में बात करेंगे, हमारी टीम के बारे में बात करना चाहेंगे आज? यार पाकिस्तानी पासपोर्ट में दिखा देता। अच्छा ठीक है, यहीं बिल्कुल सही यार। लेकिन एक चीज है कि टॉस मेरे लिए इसलिए आज मैटर करेगा, अगर थोड़ा सा यूएई हिस्ट्री में आप चले जाओ, जो इससे पहले सीरीज थी बांग्लादेश के खिलाफ, यूएई ने चेस करते हुए जीती है और उनकी चेजिंग साइड थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको नजर आती है क्योंकि उनके पास एक स्ट्राइक पावर मौजूद है। विकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आज क्या वो, क्योंकि एक दिन का आपको पता है उसको गैप मिला, थोड़ा सा एक फ्रेश विकेट होती है, उसको सांस मिलती है, तो थोड़ा सा शायद वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करे एज कंपेयर टू जो अफगानिस्तान के खिलाफ आपको मैच के अंदर बिहेव कर रही थी विकेट। यहाँ पर जो पेस पैटरी है यूएई की, वो मैंने कहा ना कि साकिब को छोड़ के थोड़ा सा वो आपको ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। अच्छे उनका वो निप तो उनको मिल रहा है, जो मैंने कहा था एक साइड से आपको निप मिलता है, वहां पर एक उनको निप मिल रहा है, लेकिन जो मिडल ऑर्डर के अंदर जो उनकी आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें वो अच्छी है, लेकिन बात है कि पैचेस के अंदर वो आपको परफॉर्म करके देना। एक्सपीरियंस बड़ी टीम के खिलाफ है नहीं उनका मैच जीतने का, लेकिन ILT20 ने उनको हेल्प आउट बहुत किया कि जो एक्सपीरियंस अब गेन हुआ है, वसीम की बात कर लें आप,
आसिफ की बात कर ले, उनके पास बीच में लड़के नहीं मौजूद हैं, वो एक्सपीरियंस कैरी कर अच्छा, रहे हैं अगर मैं यहाँ पर। गलत नहीं हूँ, ये अपने ज्यादातर मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेलते हैं, शारजा की फ्रीक्वेंसी इनकी कम है, क्योंकि मैं मुवाजना ये करना चाह रहा हूँ कि मैं अगर लेंथ को एनालाइज करूँ पहले मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले, मोहित शाह साहब ने भी इसका अंदेशा में दिया था और इशारा भी किया था इस तरफ कि जहां पर बाउंस एक्सट्रैक्ट हो रहा था वो लेंथ इन्होंने बिल्कुल अच्छी लेंथ पर बॉलिंग करते रहे। देखो 3 विकेट्स है ना, दुबई स्पोर्ट सिटी इट्स अ डेड विकेट, वहां पर 132 140 भी चेस करना एक डेथ है आपके लिए। शारजा स्टेडियम मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है, यहाँ पर बाहर से आप देखो लश विकेट होती है, लाइट पड़ती है, बंदा कहता है यहाँ पर फटा विकेट है, यहाँ स्कोर होगा, और होता भी है क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हैं। लेकिन जब आप अबू धाबी में जाते हो वहां पर पेस बैटरी इनिशियली क्यों सपोर्ट करती है आपको, चाहे दोपहर के टाइम में हो शाम में, क्योंकि हवा चलती है, ग्राउंड ओपन है, तो वहां पर एक्सट्रैक्ट आपको अच्छा मिलता है बाउंस, क्योंकि ज्यादातर आप मीडिया साइड से कर लो तो आपको अच्छा एक बाउंस मिल जाता है, वहां पर सपोर्ट होती है। लेकिन जब शारजा की बात करते हो, होम ग्राउंड तो इनका है, लेकिन ज्यादा यूएई का होम ग्राउंड दुबई स्पोर्ट सिटी है, क्योंकि वहां पर अकेडमीज हैं, वहां पर प्रैक्टिस वगैरह होती है। लेकिन ट्रम्प कार्ड फिर मैं कह रहा हूँ कि एज इनके पास क्या है इस वक्त के, पाकिस्तान बेशक एक विनिंग स्ट्रीक पे चल रहा था, साइकोलॉजिकल एक डेंट तो पहुंचा, अफगानिस्तान से आप हारे, उसका फायदा ये होता है कि ऐसी टीम को कि यार उसको पता होता है कि कहां पर हम पकड़ सकते हैं, टॉस कितना मैटर करता है, 170 180 हम करते हैं, अगर जाके पाकिस्तान सपोज एक चेजिंग साइड पे नहीं जाता, पाकिस्तान यूं ही जाता है चेजिंग साइड पे, पाकिस्तान का फिर मसला आता है आसिफ का, क्योंकि आपने देखा होगा आसिफ ने जिस तरीके से उनको टैकल किया था, पाकिस्तानी पेसर्स की बात कर लें चाहे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात कर लें, दैट शोज के यार करेज था उसके पास मिड ऑर्डर के अंदर। वो गलत जो उसने, मुझे नहीं पता शॉट क्या खेलने की जरूरत पड़ी थी राशिद के खिलाफ, वैसे अगर वो रहता तो शायद कुछ मोमेंटम थोड़ा चेंज होता। जो मेन विकेट्स हैं वो आपकी फिर वसीम की आ जाती है, आसिफ की विकेट यहाँ पर आती है। लेकिन यूएई की बात करूं, फिर मैं कह रहा हूं ना, शायद एशिया कप से पहले इनको स्क्वाड चेंज करना पड़ना है। इनके पास बड़े अच्छे अपना लड़के हैं, इनके पास एक आर्यन लकड़ा एक नाम का लड़का था जो मैंने उसने भी बात की, अंडर 19 का लड़का है, ओपन भी उसने किया हुआ है। आसिफ खान को थोड़ा सा एक आपको पता है एक्सपीरियंस इसलिए ज्यादा हो चुका है, T20 खेलते हैं, वहां पर लीग क्रिकेट है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इसने स्कोर किया था साइड मैच के अंदर, तो इनके पास लड़के मौजूद हैं। सिर्फ शायद ये है कि एक बड़ी टीम के खिलाफ होता है ना कि बड़े नोट पे मैच खत्म करना या जीतना, अभी भी एक्सपीरियंस की कमी। अच्छा, अफगानिस्तान के मैच में भी राहुल चोपड़ा जो थे वो नॉट आउट रहे, उन्होंने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की, मेरे ख्याल से उनका नंबर जो है यहाँ पर चौथा था, अगर उनको तीसरे पे भेज देते हैं और ज़्यादा उनको मौका मिल जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ बहुत इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि आपको मोहम्मद वसीम की बहुत अच्छी बारी नजर आई जो कप्तान है, नीचे आसिफ खान उस वक्त कुछ नहीं कर सके, तो आसिफ, राहुल और मोहम्मद वसीम, आई थिंक ये तीनों बैटर्स अगर सिंक में खेलते हैं तो फिर आपको रन जरूर नजर आते हैं। लेकिन जहांगीर साहब, अपनी टीम को जरूर पहले एनालाइज करना है, और प्रॉब्लम फिर वही है जो ट्रेडिशनल है और वही रहेगी कि स्पिन बॉलिंग नहीं खेल पा रहे हम। आई थिंक ये बड़ा वाजे हो चुका है। देखिए, स्पिन बॉलिंग के अलावा अहमद भाई एक और जो फैक्टर है वो ये है कि हम ये लैग कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसे बैट्समैन नहीं है जो अगर छक्के पे छक्के वाले हम सोच रहे हैं और पावर हिटर को लाएं, पावर हिटर के साथ हमें वो भी चाहिए जो इसने 120 बॉलें भी खेलनी है। हम उस तरफ नहीं देख रहे, हमारे पास प्लान एक ही होता है कि हमने जाकर स्ट्राइक करना है। देखें, जिस तरह हमें एकदम 4 विकेटें हमारी गिर गई, तो पीछे हमें कोई हमारे पास बी प्लान था ही नहीं कि हमने लेके चलना है, हमने विकेट्स नहीं देनी, आखिर में हमने विकेट्स बचा के रखनी है। और अगर आपने विकेट्स बचा के रखी होती, देखें इतना बुरा खेलने के बावजूद भी आप 19 रन से हारे हैं, और अगर आपने विकेट्स बचाई होती तो आखिर में ये रन चेज हो सकते थे। लेकिन हमारा एक ही जो प्लान चल रहा है इस वक्त कि जब से हमने बाबर और रिजवान को निकाला ना, तो हम यही सोच रहे हैं कि जो आएगा उसे छक्का ही लगाना है, किसी ने टीम को लेके नहीं चलना। तो स्पिन का तो पहले भी इशू था हमारे, लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की ब्रेक भी नहीं हो रही कि इनसे इस तरह तो जिस तरह पहले मैच में हमने राशिद को खेला है और उसको हमने बिल्कुल भी उसके आगे रिस्क नहीं लिया, तो इस तरह हो सकता है कि जो उनका ट्रम्प कार्ड है उसको आप संभाल के खेल रहे हैं, बाकियों को आप नॉर्मल खेलें, तो ये मैनेज हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये जो वन डायमेंशनल की आप बात कर रहे हैं, आप भी ये इसको एनालाइज आपने भी उस गेम में किया होगा कि उस दिन पिच शायद ऐसा था नहीं कि आपने छक्के मारने हैं। शायद अगर आप वही पार्टनरशिप बना लेते, इवन फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज जब आए, उससे पहले सलमान और हसन नवाज खेल रहे थे, ज़रूरत सिर्फ ये थी कि रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक अच्छी होती, लेकिन हम 60 बॉलें बगैर बाउंड्री के ले गए तो फिर तो T20 नहीं जीता। अहमद भाई, मैं यही कह रहा हूँ, देखें एक तरफ आप वन डायमेंशनल चलते हैं, कहते हैं जी हमने सारी पावर हिटर रखने हैं, और जब जो ही विकेट गिरती है तो आपसे सिंगल निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनके पास कोई प्लान बी हो कि हम स्ट्राइक रोटेट करते रहें, रन बॉल करते रहें, बाउंड्रीज ना भी लगाएं, कम से कम उस अपनी एवरेज को इतना नीचे ना ले जाएं कि आपको आगे इतना रिस्क लेना पड़े कि आपकी विकेटें ही ना बचें। देखिए, एक आध बैट्समैन के अलावा बाकी तो सारे अपनी वजह से ही आउट हुए हैं।
कोई इस तरह की कोई बॉल नहीं हुई कि भाई वो कहीं दी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉल पड़ गई और वो आउट हो गए। देखें एक सिर्फ हसन नवाज है जिसको एक वाइड बॉल पे उसके बैक ऑफ द बैट लगा, शॉट सिलेक्शन वो भी खराब थी। शॉट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि शॉट सिलेक्शन इनकी ऐसी थी कि बॉलिंग की वजह से नहीं, मैं समझता हूँ शॉट सिलेक्शन की वजह से। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा सवाल फिर मोहम्मद हारिस के ऊपर भी अभी फिलहाल आ रहा है। बहुत से लोग अब बात करना शुरू हो गए हैं कि वो हैं तो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर, प्लीजिंग लगते हैं, लेकिन वो शायद समझ नहीं पा रहे कि विकेट के ऊपर स्टे करना भी कितना ज़रूरी है। मोहम्मद हारिस तो देखें जब से टीम में आए हैं मेरे ख्याल में 5-6 बॉलों के अलावा तो उन्होंने कभी खेली नहीं। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है और सारे समझते हैं पता नहीं वो मैच विनर हैं। मुझे तो आज तक इस तरह का कोई नज़र नहीं आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि हारिस की टीम में जगह बनती। देखें हारिस शाहीन के साथ कितना अरसा रहा है, ए टीम के साथ कितना अरसा रहा है, कौन सी उसने लंबी इनिंग्स खेली है। जहाँ पे भी जाता है 1 या 2 ओवर ही वो लेता है, तो यहाँ पे तो अब 1-2 ओवर भी लेने मुश्किल हो गए हैं उसके लिए। तो मेरे ख्याल में अब हारिस से हमें हट के कोई और सोचना चाहिए। देखें हारिस को हमने बहुत टाइम दिया है, शाहीन में भी दिया है, ए टीम में भी दिया है, फिर इंटरनेशनल भी देखें हमने तो उसके ऊपर ये भी प्रेशर नहीं रखा कि कोई एक्स्ट्रा विकेट कीपर है। बिल्कुल, वो भी होता तो चले कहते हैं जी कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। इवन जो है वो सरदादा फरहान को इन्होंने रखा था, वो भी उसको खत्म करे नहीं जी ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। तो उधर से भी बैलेंस हमने अपना खराब कर दिया कि हमने एक विकेट कीपर अगर खिलाना है, अगर हमने एक सीरीज में हमने सरदादा फरहान को एज ए विकेट कीपर भी अनाउंस किया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी हारिस से प्रेशर खत्म करने के लिए हमने कर दिया है। तो अब बगैर प्रेशर के खेल रहा तो फिर भी 5 बॉल का ही प्लेयर है, तो इस बारे में सोचना पड़ेगा। मोहित शाह साहब, चले तो चांद तक वरना शाम तक, अब ये वो वाली मिसाल बन रही है कुछ प्लेयर्स की। लेकिन वो फिर मुझे अभी अब तो आजकल वो पॉडकास्ट, आपने किस ब्रांड की बात की लेकिन अब वो एक पॉडकास्ट की मुझे याद आ गई है, जो आजकल एक पॉडकास्ट पीसीबी की कर रहे हैं। माजी में वो चीफ सेलेक्टर भी थे, एडवाइजर भी रहे हैं। उन्होंने हारिस को एक दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जो आपने कवर किया उसमें रेस्ट करा दिया था कि हम रेस्ट करा रहे हैं, तो वो पता नहीं इसलिए रेस्ट कराया था। लेकिन ये डिबेट शुरू हो जाएगी। आपने लास्ट टाइम भी रोहेल के लिए भी बात की थी। मसला ये है कि अब अगर हारिस नहीं तो मुझे कोई बैकअप विकेट कीपर आप फिर तैयार नहीं कर रहे दोबारा से। देखिए तैयार भी नहीं कर रहे, और दूसरा थोड़ा सा हारिस के साथ अगर मैं एक बात करूं तो उसको समझ नहीं आ रही कि वो टीम मैनेजमेंट या ये कोचिंग स्टाफ या कप्तान चाह क्या रहा है उससे। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, जब एक बंदे को आप कभी ओपनर रख दें, कभी आप 6-7 पोजीशन पे भिजवा दें, फिर उसको कहीं जाते से मारना शुरू कर दें, देखिए पॉसिबल नहीं है। इवन बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर भी है, आप प्रोफेशनल क्रिकेट में देख लें, अगर उससे ये डिमांड करेंगे कि पहले 3 बॉलों पे ही जाके तू 2 छक्के मारने हैं, तो पॉसिबल नहीं है वो। देखें बाल शुरू में, खासकर जब नया बैट्समैन आता है, आप सारे क्रिकेट खेलते हैं, नया बैट्समैन आता है उसको थोड़ी कम से कम 1 ओवर तो चाहिए होता है ना, 1-2 बनाना, एक सिंगल कर लेना, कॉन्फिडेंस आता है। तो वो अगर आप उससे ये डिमांड करेंगे कि जा यार पड़ जा तू, उसको छक्का मार चौका मार, तो उससे नहीं होगा और आउट हो जाएगा। और एग्जैक्टली उसके साथ वो हो रहा है। फिर उसकी 1 डाउन पोजीशन थी, ओपनर था, फिर आपने 6-7 नंबर पोजीशन पे ला दिया, 2 ओवर बाकी बचते हैं जब वो आता है, तो उससे आप कुछ वो ले ही नहीं सक रहे कि जो उसकी ज़रूरत है। मेरे हाल में आपकी अभी भी मैं समझता हूँ कि हेड ऑफ एशिया कप आपको अपनी जो बैटिंग लाइनअप है इसमें एडजस्टमेंट थोड़ी सी चाहिए। आप अगर हारिस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, टीम में रखना चाहते हैं, और सबजादा फरहान को विकेट कीपिंग के लिए तैयार नहीं कर रहे या वो तैयार नहीं हो रहा, फिर आपको कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर इस हालत में आप रिजवान को या बाबर को वापस लाते हैं तो वो तो एक नई डिबेट शुरू हो जानी है। आपने भी रास्ता एक बार नहीं, वो तो नई डिबेट शुरू हो जानी है ना, तो उस तरफ तो आपने देखना नहीं है, सच्ची बात नहीं देखना, क्योंकि अब मेरा ख्याल है बहुत हो चुका। अब इन्हीं प्लेयर से जो आपके पास है। लेकिन इसके साथ ये भी है जो आपने बात की, जिस तरह रोयल नज़ीर हैं, जिस तरह और हमारे बैक हसीबुल्ला बड़े अच्छे थे, वो भी पता नहीं निकल गए, और हमारे 1-2 कीपर हैं बड़े अच्छे। कीपर तैयार करना आपकी सिलेक्शन कमेटी का काम है। बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी कम से कम नजर तो रखे यार, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, इस 1 डे क्रिकेट खेला है, नेशनल T20 खेला है, इसमें कोई मुझे पोटेंशियल। लेकिन माजी में हमें पर्टिकुलर कैंप्स भी नजर आते थे। अब कोई विकेट कीपर का कैंप नहीं है, कोई फास्ट बॉलर्स का कैंप नहीं है, अलग कैंप्स नहीं है कोई। एक बस इन्होंने पिछले दिनों वो हिटर्स का कैंप लगाया, पावर हिटर्स का कैंप लगाया था, जिसमें फास्ट बॉलर्स जिसमें पावर हिटिंग कर रहे थे। अब ये इसमें उन्होंने कहा। लेकिन बात वही आप वाली कि मैं तो ये समझता हूं कि आप ओपनिंग बैट्समैन का भी कैंप लगाएं, और टॉप ऑर्डर का, मतलब ओपनिंग बैट्समैन हो जिसमें 1 डाउन भी हो, जिसमें 2 डाउन तक हो, उसका भी मिडिल ऑर्डर वालों का भी, मिडिल और लोअर ऑर्डर वालों को कैंप लगाएं, ताकि आपके पास अगर 50 तो मैं समझता हूँ टोटल खिलाड़ी, और 15 एक मिडिल ऑर्डर के लिए, 15 एक आपके पास, 10-15 ओपनर, ये सारा आप देखें तो आपको कम से कम ये आपको ज़रूर, मैं सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, उनको ज़रूर ये आइडिया हो जाएगा
कि चलें अगर ये नहीं है तो फिर इसका बिल्कुल। अल्टरनेट क्या है। अच्छा, सैयद मोहम्मद अवैस, वो लोग बड़ा मीम बनाते हैं आजकल, यस इट्स अ 2, वो तो यस इट्स अ 1 भी नहीं हो रहा अभी तक। तो वो कहीं जो बात अंदेशा दिया जा रहा है, आपने भी कल दिया था कि कहीं, लेकिन इस बार आपको क्रेडिट देना होगा। इस बार शायद आपको देखें, आपके लिए आसानी है कि रिटायरमेंट से वापस नहीं बुलाने पड़ेंगे प्लेयर। वो रिटायर नहीं हुए तो वैसे ही वापस बुला सकते हैं आप। यस इट्स अ 2। वही मैं, रिटायरमेंट नहीं है इस वक्त। देखिए हारिस का मुझे पता है डिबेट हर जगह लगी हुई है, ठीक है, लोग कुछ जोड़ रहे हैं कि जो उसने कमेंट पास किया वो जो अनफॉर्चुनेट मामला जो भी चलते हैं, मैं नहीं मानता कि साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो। ऑब्वियसली जब आप परफॉर्म ना कर रहे हो, फिर आपने जिस प्लेयर की जगह ली हुई है, जिसके आप ऑल्टरनेट लेके आए ना कि यार आप ठीक है उससे बेस्ट हो, आप उसकी जगह के ऊपर आए हो, तो आपके ऊपर उस नाम का प्रेशर भी होता है कि मैंने परफॉर्म करना है। मसला क्या है, अगर उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के अगर मैं देखूँ, मैं आपसे उसने डिस्कस भी करा था ना, चौथे नंबर पे उसकी स्ट्राइक रेट क्या था या ओपनिंग के अंदर उसका स्ट्राइक रेट क्या था। वर्ल्ड कप से स्टार्ट करता हूँ, उस वर्ल्ड कप के ऊपर वो सपोर्टिव विकेट्स थी जहाँ पर बॉल जो जिस किस्म का वो बैट्समैन है वो चाहेगा बॉल मेरे पास विद द पेस और खास करके मेरी चेस्ट साइड पे या वेस्ट साइड के ऊपर बॉल है ताकि मैं उसको ग्लांस कर सकूँ। उसके बाद अगर आप पीएसएल के अंदर आते हो, पीएसएल में भी उसको मोस्ट ऑफेंटली आपको पता है जब पाकिस्तान में ही हो रही है ना, आपको विकेट्स वैसी ही मिलती हैं जो सपोर्ट करती हैं बैट्समैन को। जब आप आते हो इन विकेट्स के ऊपर जहां पर आप उसको जिस नंबर पे भेज रहे हो, एक तो वहां पर फील्ड ओपन हो जाती है, दूसरा बॉल का लेदर आपको पता है थोड़ा सा पुराना हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसने आके टैकल करना है स्पिनर्स को, स्पिनर्स का वो नजर आ रहा है कि लूप होल उसका है। अगर आप एशिया कप के अंदर आप अगर रहना चाहते हो, हारिस को भी आप समझना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो एशिया कप खेलना या वर्ल्ड कप खेलना T20 का, आपको टैकल करना पड़ना है स्पिनर्स को। आप नहीं ये कर सकोगे जेन में कि यार मुझे पता है वो चीज़ है कि आप ओपनर हो या वन डाउन बैट्समैन हो, नंबर उसका गलत है, लेकिन जो पाकिस्तान टीम या किसी भी दुनिया की टीम में इस वक्त आप देख लो, जो विकेट कीपर्स तो ज़्यादातर ओपन करते हैं तो ऊपर टॉप ऑर्डर्स में खेलते हैं, लेकिन इतना कंपटीशन के बाद फिर आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है अंदर जाके टीम के अंदर कि यार मैं फाइट करूंगा अपनी पोजीशन के लिए। शायद वही चीज अभी तक क्लैरिटी मैनेजमेंट के पास नहीं, आखिर रोल उसका क्या है। आसिफ की हम बात कर रहे थे ना, मैं खुद आज तक रेट करता हूं कि ही कुड हैव बीन वेरी गुड, लेकिन यार उसको बॉलिंग कितनी मिली है कि जिस सिचुएशन के अंदर आया आज तक हम फिगर ही नहीं कर सके आखिर हम चाह क्या रहे थे। जैसा कल भी अब्दुल समद की बात हो रही थी कि अगर आप ऐसे प्लेयर्स ले जिनको आप एक रोल दिखा दे दें तो वो शायद वो स्पिन एलिमेंट को ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त जो मुस्तकबिल है, आई थिंक वो बहुत हद तक एशिया कप से जुड़ा हुआ है। ये ट्राई सीरीज तो डेफिनेटली लोग अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का फाइनल होगा और उसमें क्या रिजल्ट आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि ये डिफरेंट पिचेस हैं। आपने एशिया कप जब जाकर खेलना है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और फिर वर्ल्ड कप आपने श्रीलंका में सारे मैचेस खेलने हैं, तो थोड़ा सा टैक्टिकली जरूर चलना पड़ेगा। इंग्लैंड की बात थोड़ी सी जरूर करेंगे, जिनको एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा जनूबी अफ्रीका से, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क आ गया कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जा रही है, बहुत अरसे तक बैसबॉल तो ज़रूर किया गया, लेकिन जो साबिक इंग्लिश प्लेयर्स हैं, कॉमेंटेटर्स हैं, जहांगीर साहब, उन्होंने बहुत ही गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप 50 ओवर की क्रिकेट पूरी नहीं खेल पा रहे तो आपका फ्यूचर फिर क्या होगा। असल में अगर आप देखें ना, इंग्लैंड की क्रिकेट पिछले साल 2 साल से जब से मैकलम आए थे तो उनकी क्रिकेट थोड़ी चेंज होगी। उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली, इवन टेस्ट में भी आपने देखा होगा कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। जो अभी जो वनडे सीरीज़ जो हो रही है ना साउथ अफ्रीका, मैं समझता हूँ कि इसमें जो उनके नाकामी की वजह या वो जल्दी आउट होने की वजह ये है कि जितने भी उनके प्लेयर्स थे वो उनकी लीग हो रही थी 100 लीग, सारे के सारे उसमें से आए और T20 का माइंड भी बना हुआ था, और पिछले तकरीबन 1 माह से वो सिर्फ T20 ही खेल रहे थे। तो T20 खेलते खेलते जब वो फ़ौरन वनडे में आए तो वहाँ पे भी उन्होंने ऑलमोस्ट देखें अगर तो इस तरह की बॉलिंग नहीं थी, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि इस तरह की बॉलिंग नहीं थी कि आप 131 पे ऑल टीम आउट हो जाए। तो उनका जो एक माइंड बना हुआ था T20 वाला, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट T20 से टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे आप एक सेशन हारते हैं, दूसरे सेशन में आप वापस आते हैं। T20 में आप एक सेशन हारते हैं तो वापस मैच ही हार जाते हैं। तो यहाँ पे देखें उन्होंने कोई सेशन टू सेशन खेला ही नहीं, उन्होंने T20 की तरह खेला है और फौरन से ही फारिग हो गए। तो मेरे ख्याल में बड़ा इनको फर्क पड़ा है जो फौरन से T20 से जो अच्छा, माजी में ऐसे प्लेयर्स इंग्लैंड के पास मौजूद रहे हैं। इस वक्त तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो रूट को ही हम कह सकते हैं, थोड़ा सा वो अनलकी रह गए, बहुत ही अच्छा कैच कीपर ने पकड़ लिया। उसके अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं जिसको मैं कह सकूं कि यार ये 50 ओवर खेल लेगा। देखें बटलर और सिर्फ जॉय रूट ही हैं जो इसमें जो वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बाकी तो जितने भी प्लेयर हैं वो सारे T20 के ही थे। तो T20 के प्लेयर्स को इन्होंने वनडे में एडजस्ट किया हुआ था। तो मुझे तो ये लगता है जैसे इन प्लेयर्स को ना T20 से वनडे में जैसे ज़बरदस्ती इनको खिलाया जा रहा है या इनको एडजस्ट किया जा रहा है कि ये वनडे क्रिकेट खेलें। तो वनडे क्रिकेट का अगर ये होगा तो मेरे ख्याल में उसका मुस्तकबिल फिर काफ़ी ख़राब होगा। आगे ही वनडे क्रिकेट आपको पता है ख़त्म होती जा रही है। अगर इस तरह के मैचेस होंगे तो मेरे ख्याल में वनडे के लिए ये और ज़्यादा खतरनाक। बिल्कुल। अच्छा मोइन शाह साहब, इंग्लिश मीडिया ख़ास तौर पर उनके अखबारात जो हैं वो
बड़े लीथल हैं इस मामले में, आपको तो बेहतर पता है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात दो आ जाती हैं, एक तो आपके जो दोस्त हैं बवूमा और उनकी टीम, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज़ मैंने देखी है कि अगर मैं सिंगल आउट करूँ, जिस तरह मैंने जो रूट का एक बेन डकेट, वो एज एन ओपनर मुझे लगता है ज़रा वनडे के क्लासी प्लेयर थोड़े से नज़र आते हैं, उसके अलावा मुझे कोई वनडे का प्लेयर नहीं नज़र आ रहा जिसको मैं बैंक करूं यार ये 50 ओवर पूरे खेलेगा। अच्छा, एक तो मीडिया की आपने बात की, इंग्लैंड का मीडिया तो बख्शता ही नहीं जी, छोड़ता ही नहीं। वो आप ज़रा से भी गलती करें कि समझ आए कि आप इस काबिल नहीं है कि ये काम आप कर रहे हैं, तो वो तो पड़ जाते हैं। और वो फिर ये नहीं होती, फ्रंट पेज की हेडलाइंस होती हैं। आप यकीन करें कि स्पोर्ट्स को जितनी पजीराई मिलती है वहाँ पे, और जितना हाइप मिलती है और जितना लोग फॉलो करते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रंट पेज की उनकी स्टोरी बन जाती है कि ये गलत था, ये गलत था, इन्होंने ये ज़्यादती की है, ये ज़्यादती की है। एक्चुअली देखें, इंग्लैंड का जो सारा सिस्टम है वो बेसबॉल हैज़ टेकन ओवर। वो समझते हैं कि जो भी फॉर्मेट खेलें आप उस नज़रिए के तहत खेलें कि इवन टेस्ट क्रिकेट भी वहीं खेलना है, T20 भी वहीं खेलना है और वनडे भी वही खेलना है। भाई नहीं, ये इस तरह नहीं होता। मेरा ख्याल काउंटी में भी 20 बॉलें कम करके 100 पे आ गए, 100 पे आ गए और 5 का ओवर कर दिया, 5 का ओवर कर दिया। लेकिन वो देखें, हर तरह हर फॉर्मेट में ये आपकी एग्रेशन नहीं चलती। एक देखें, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यही जो आपने देखा 132 राउंड आउट होगी टीम, भाई ये आपको 50 ओवर खेलने ही खेलने। आप वो 50 ओवर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करके खेलते हैं? आपके बैट्समैन आखिरी 40 ओवर तक तो कम से कम आपके बैट्समैन रहे ना, चले टेल एंड या लोअर ऑर्डर फिर आगे 10 ओवर खेलता है, वो अलग बात है। लेकिन बड़ी इनिंग्स तो आपको एक दो चाहिए ना। वनडे क्रिकेट में तो बड़ी इनिंग्स जब तक आप नहीं खेलोगे, आप ना स्कोर सेट कर सकोगे ना स्कोर चेस कर सकोगे। तो एग्जैक्टली इनके साथ, इंग्लैंड के साथ है, एक माइंडसेट से खेलते हैं कि जी जाओ जी, बस चढ़ाई कर दो, आउट होते हो तो आउट हो जाओ। नहीं, अगर आपको बड़ी टीमों में रहना है, वनडे में अपना लोहा मनवाना है, T20 में अपने आप को एक्सेप्शनल करना है, और इवन टेस्ट क्रिकेट में भी, तो आगे आपकी एशेस आ रही है, आपने फिर इस तरह ही खेलना है। तो वहाँ भी अल्लाह खैर करे, वहाँ तो बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर। मुझे लगा मोहित शाह साहब कहने लगे एक्सेप्शनल खेलना है तो पाकिस्तान को दौरे पे बुला लें, 450 मार दें, 450 मार दें। लेकिन चले, वो कभी कभी हो जाता है, रोजाना नहीं होता, और खासकर ऐसी जगह नहीं होता जहाँ पे आगे बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा हो, फॉर्म में हो, और वो इसीलिए T20 से भी रिटायर हो गया कि आपको नहीं छोड़ना। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने की है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हैं, अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो साउथ अफ्रीका के लिए आई थिंक बड़े अरसे बाद ऐसी चीज़ें आना शुरू हुई हैं, तो थोड़ा सा वो ज़रूर अपनी क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। जाने से पहले आपके साथ फुटबॉल की अपडेट ज़रूर शेयर करनी है, जहाँ पर सैयद मोहम्मद अवैस बहुत ही ज़्यादा बेताब है इस पर बात करने के लिए कि पाकिस्तान को एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है अंडर 23 लेवल पर, 8-1 से इराक से हारे। जी सैयद मोहम्मद अवैस साहब। यार मुझे पता है कि ज़्यादा टाइम आपके पास था नहीं, वही फिर होता है कि वार्म अप मैचेस, कितना आपका स्पैन का एक कैंप लगा हुआ है, कितने आप फ्रेंडली मैचेस खेल रहे हो। वैरस इराक की बात करें, बैक टू बैक मैचेस आपको नज़र आते हैं। चलें, अच्छी बात है कि एटलीस्ट अंडर 23 का टूर तो आपको नज़र आया। या फुटसॉल की बात करें, भी खेलने जा रहे हैं अंडर 17 जो उनसे का कैंप लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो एक मामला चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कल अगर ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है वहाँ पर फुटबॉल की बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है, मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ तो उनको बेहतर पता है अगर एज़ कम्पेयर टू स्टूडियो की बात करूँ, क्योंकि ऑन द ग्राउंड आपको बेहतर पता है कंडीशंस क्या थी। लेकिन शायद मेरे लिए ये था कि आप प्रायोरिटी ज़्यादातर देते हो जो लड़के जिन्होंने नेशनल टीम के अंदर टाइम स्पेंड किया होता है, जिसमें पहला अगर प्रायोरिटी गोलकीपर हसन था, मुझे नहीं पता कि हसन को किस लिए नहीं खिलाया गया वहाँ पर। दूसरा, अगर आप बात करें कोई फॉरवर्ड स्ट्राइकर्स की बात करें, एक लड़के को आप 73rd मिनट के अंदर उतारते हो जो कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान नेशनल टीम का अपना स्ट्राइकर रहा है अंदर इन एवरी टूर। मुझे समझ नहीं आई वो स्ट्रैटेजीज क्या थी। फिर सबसे बड़ा मुझे पता है वो पेनल्टी थी नहीं जो पहले पाकिस्तान को पड़ी, जिसमें आई डोंट नो क्यों पेनल्टी दी गई थी, उस पर आपको पता है वो बहसबाजी के चक्कर में रेड कार्ड अपना उनको मिल गया कोच को। तो दैट सिस्टम मैं कहता हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन फिर बात है कि अपनी टीम तो ऑब्वियसली बैकअप करना है, लेकिन 8-1 पड़ा है, मुझे पता है लोग बात करें, लेकिन आपको बैकअप करना पड़ेगा इस टीम को। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, थैंक यू वेरी मच। जहांगीर साहब, अवैस आपका बहुत शुक्रिया, मोहित शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपकी एक ओवरऑल डिफीट तो है, लेकिन मेरा फिर भी इससे बड़ा सवाल ये होगा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, डोमेस्टिक लेवल पर क्या कर रही है। जो नई इलेक्टेड बॉडी आई है उसकी क्या हिकमत अमली है कि क्लब फुटबॉल को, डिपार्टमेंटल फुटबॉल को, खास तौर पर पाकिस्तान की जो एक नेशनल फुटबॉल होनी है, नेशनल चैंपियनशिप होनी है जिसमें क्लब्स का एक पूरा प्रोसेस है, उसके लिए क्या किया जा रहा है। मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड इन चीज़ों में हूँगा क्योंकि यही अगली बेस बनाएंगे पाकिस्तान फुटबॉल के लिए अगले 10-15 सालों के लिए। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।